मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सईद खोखर है और मैं स्पेशलिस्ट हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी यानी मैदे, जिगर, अंतड़ियाँ, पेट की बीमारियों का। आपने सवाल किया है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़, तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि पहले तो मरीज़ को पूछा जाए कि एग्ज़ैक्टली उनका इस अलामत से क्या मसला है, क्या मतलब है, क्योंकि बेशुमार लोग जो हैं वो इसको मुख्तलिफ़ तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। बाज़ लोग हैं वो कहते हैं जी कि मुझे कब्ज़ है क्योंकि मुझे पहले 4 दफ़ा पखाना आता था तो अब वो 3 दफ़ा आ रहा है, तो कहते हैं कब्ज़ है। बाज़ कहते हैं जी कि मुझे 2-2 दिन पखाना नहीं आता, बाज़ कहते हैं जी कि मुझे पखाना बहुत सख्त आता है। तो देखना ये है कि एग्ज़ैक्टली क्या पेशेंट की अलामत क्या है, क्योंकि ये जो हैबिट है ना जो कि डेफिकेशन की, तो ये इंडिविजुअल लोगों के लिए मुख्तलिफ है। बाज़ लोग हैं वो डेफिकेशन के लिए जाते हैं दिन में 2 दफ़ा, बाज़ हैं वो 1 दफ़ा जाते हैं, बाज़ जो है 2-2 दिन में 1 दफ़ा जाते हैं। तो ये जो है वो भी नॉर्मल है, ये सारा नॉर्मल है। हमें ये देखना है कि अगर किसी मरीज़ की हैबिट तब्दील हो गई, यानी कि अगर वो रोज़ पखाने के लिए जाता था लेकिन वो अब रोज़ नहीं जा रहा, या वो स्टूल है या फीसेस हैं वो बड़े हार्ड हो गए हैं और पहले नहीं थे, तो ये चेंज ऑफ हैबिट जो है उसको हमें देखना होता है, बजाय इसके कि वो मरीज़ जो है वो कहे कि जी वो मेरे जो बाकी फैमिली वाले हैं वो रोज़ाना जाते हैं और मैं 2 दिन के बाद जाता हूँ, तो वो कब्ज़ नहीं होती। वो तो हर एक की अपनी एक इंडिविजुअल जो हैबिट है। ऑलराइट, तो जब ये हैबिट चेंज होती है या मरीज़ को 2-2 दिन 3-3 दिन उसको डेफिकेशन नहीं होती, स्टूल नहीं आता, वो बाथरूम में नहीं जाता, जबकि पहले वो रेगुलर था, रोज़ाना था, तो ये एक चीज़ जो है वो कब्ज़ कहला सकती है। दूसरी ये है कि बाज़ औक़ात जो स्टूल है वो बड़ा हार्ड हो जाता है और वो उसको बड़ी मुश्किल से वो पास होता है और पेशेंट को बड़ी तकलीफ़ होती है। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना ये फिर उस ज़ुमरे में आती हैं जिसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजूहात जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हैं, बहुत मुख्तलिफ़ हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो कॉमन है वो ये है कि आप ने ख़ुद हैबिट जो है वो तब्दील की हो, कि आप जो कॉल ऑफ नेचर है उसको तो आप जो हैं वो उस पे गौर नहीं करते और आप होल्ड करते हैं और फिर आप जो है वो जब कन्वीनियंट होता है उस वक़्त पे जाते हैं। और ये जो चेंज है जो आपने ख़ुद की है, एक तो ये वजह है। दूसरी ये है कि डाइट, आपने जो डाइट आप ये चीज़ ज़हन में रखें कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो एक किस्म का जो आप ग़ज़ा खाते हैं और उस ग़ज़ा का जो फोक है, जो उस ग़ज़ा के जो अच्छे उसमें जो चीज़ें होती हैं जज़ब होने के बाद जो बाकी चीज़ बचती है, तो वो आपका जो है वो स्टूल है। और अगर आप ऐसी ग़ज़ा खाते हैं कि जिसका रेजिड्यू नहीं होता, जिसका फोक नहीं होता और जो सारी जज़ब हो जाती है, तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन तो होगी। और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो है वो समझते हैं कि दूध जो है तो वो कब्ज़ कुशा है, हालांकि दूध पूरे का पूरा जज़ब हो जाता है, उसका तो रेजिड्यू ही नहीं रहता। तो जो ग़ज़ा है वो अगर आपने ऐसी खानी शुरू कर दी है कि जिसका रेजिड्यू नहीं है तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। और जो ग़ज़ाएँ ऐसी हैं जिनमें रेजिड्यू है, जैसे फल है, जैसे सब्ज़ियां हैं,
वो पूरी की पूरी जज़ब नहीं होती, उनमें जो फ़ाइबर होते हैं या उनमें जो रेजिड्यू होता है वो काफ़ी होता है। तो वो ग़ज़ाएँ खाने से फिर आपका जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो हल हो जाता है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई ग़ज़ा की और हैबिट्स की, लेकिन कुछ सीरियस तकलीफ़ें भी हैं, बीमारियां हैं जिनसे ये कॉन्स्टिपेशन एक तरह की अलामत के तौर पे ज़ाहिर होती है। और उन बीमारियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो कैंसर है। तो जो कैंसर है, बड़ी आंत का, कोलन का कैंसर है, तो वो चूँकि एक रसौली बनती है बड़ी आंत के अंदर, उसका जो ल्यूमन है वो तंग होता है और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्स्टिपेशन, और वो कॉन्स्टिपेशन जो है बढ़ती जाती है और वो जो है वो फिर एक ख़तरनाक सूरत हाल होती है। लेकिन उसका भी जो है अर्ली डायग्नोसिस से ट्रीटमेंट हो जाता है। अगर किसी को इस तरह की अलामत हो ओल्ड एज में या मिडिल एज के बाद, तो फिर उसको देखना ये है कि आया को पखाने में खून तो नहीं आ रहा, और पखाने में खून आना जो है वो इस बात की गवाही देगा कि शायद अंदर कुछ सीरियस चीज़ है। एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो है ना बवासीर, या तो ये बवासीर जो है, ये हेमराइड्स, ये कॉमन है और इनसे ब्लीडिंग भी होती है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ब्लीडिंग को, और बहुत सारे जो हकीम हैं या कि वो जो होम्योपैथ हैं, या तो वो इस ब्लीडिंग को वो कहते हैं जी ये बवासीर है। तो बहुत सारे लोगों को ये बवासीर कह के, और वो टाइम जो है ना वो बड़ा कीमती वो ज़ाया होता है, क्योंकि उनके अंदर शायद बवासीर नहीं है, वो कैंसर है जिससे ब्लीडिंग हुई है, और उसको वक्त पे डायग्नोज नहीं करेंगे तो वो फैल जाएगा। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी को पहली दफ़ा ब्लीडिंग होती है पखाने के साथ, किसी भी एज पे हो, तो उसकी प्रॉपर तशख़ीस होनी चाहिए। और अगर तशख़ीस के बाद पता चलता है कि जी उसको पाइल्स हैं या बवासीर है, हेमराइड्स है, तो फिर ठीक है। लेकिन हमने ये देखा है कि अक्सर औक़ात ये जो है ना ब्लीडिंग ये पाइल से नहीं होती, और बड़ी आंत के अंदर ज़ख़म होते हैं, बड़ी आंत के अंदर रसौलियाँ होती हैं जिनको पॉलिप्स कहते हैं, बड़ी आंत के अंदर जो हैं वो डाइवर्टिकुला होते हैं, बड़ी आंत के अंदर कैंसर होता है, उनसे ये ब्लीडिंग होती है। तो तशख़ीस उसके लिए बड़ी ज़रूरी है। और ख़ास तौर पे जैसे मैंने कहा कि एक आदमी जो कि ओल्ड एज में है या मिडिल एज के बाद है, और उसको हैबिट्स उसकी चेंज हो गई हैं, उसको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ जो है वो शुरू हो गई है और आस्ता आस्ता ज़्यादा हो गई है, तो फिर उसको प्रॉपर तशख़ीस करनी चाहिए। प्रॉपर तशख़ीस के लिए तो जैसे मैंने पहले भी बताया कि एंडोस्कोपी है जो हम करते हैं, और बड़ी आंत का मुआयना जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं, जो एक किस्म है एंडोस्कोपी की, तो वो की जाती है। और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो मुल्क हैं, उनमें तो हर आदमी को 55 एज के बाद वो कहते हैं जी ये कोलोनोस्कोपी जो है वो मस्ट है, वो कराएं। और अगर वो बिल्कुल नॉर्मल हैं तो फिर उसको रिपीट कराएं 5 साल के बाद या 10 साल के बाद। या अगर उनको पॉलिप्स हैं या अंदर कोई रसौलियाँ हैं तो फिर वो ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट कराएं। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, और लोग जो है सारी ज़िंदगी इसको चेक नहीं कराते। लेकिन अगर अगेन वही बात है कि अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, अगर आप शुरू में इस बात को तशख़ीस कर लें कि कोई कैंसर होने का ख़दशा है, कोई रसौलियाँ हैं, तो उनको निकाला जा सकता है। और अगर आप निकाल देंगे तो वो क्योर हो जाएगा कैंसर। तो ये कैंसर को क्योर करने की एक तरीका है जिसको अर्ली डायग्नोसिस कहते हैं। ऑलराइट, तो कब्ज़ के लिए जब ये कब्ज़ हो जाती है तो एक तो ये है नंबर 1 कि आप उसको पता करें कि क्यों हुई है, उसकी तशख़ीस करें। को डाइट की वजह से हुई है, या वो हैबिट चेंज होने की वजह से हुई है, या वो सारा कुछ वही था, नॉर्मल था और वो हो गया, तो फिर आपको टेस्ट करने पड़ेंगे, चेक करना पड़ेगा। एक सिंपल टेस्ट होता है, वो
आकल्ड ब्लड कहते हैं हम उसको, पखाने में या स्टूल में ना वो खून के ट्रेस जो हैं उनको डायग्नोज करता है। तो वो अगर पॉजिटिव है तो फिर वो एक रेड फ्लैग होता है कि जी इसका फर्दर एग्ज़ामिनेशन करना चाहिए कि चांसेस हैं कि इसको कोई ऐसा मसला है जिसमें से ये ब्लीडिंग हो रही है। तो अच्छा, उसके बाद ये है कि जब आपने ये पता कर लिया, तशख़ीस कर ली कि जी क्या वजह है, तो फिर उसका इलाज होता है, ट्रीटमेंट होता है। अगर तो कोई ऑर्गेनिक कोई ज़्यादा सीरियस मसला है तो उसका भी हल होता है, मे बी कोई सर्जरी करनी पड़े या मेडिसिन वगैरह। उसके अलावा अगर आपको ये महसूस हो और डायग्नोज हो कि सारा कुछ नॉर्मल है और फिर भी ये मसला है कॉन्स्टिपेशन का, तो फिर उनको डाइटरी जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। ऐसी ग़िज़ा खानी पड़ेगी जिसमें फ़ाइबर ज़्यादा हों, फोक ज़्यादा हो, ताकि ज़्यादा जो है वो स्टूल बने और फिर बनेगा तो वो पास होगा। एक बड़ी अहम चीज़ जो है वो कॉन्स्टिपेशन के सिलसिले में ये है कि बाद लोगों को थोड़ा बहुत कब्ज़ होती है तो वो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। अब वो जो कब्ज़ कुशा दवाइयाँ हैं वो बाज़ का तो ये होता है कि वो उससे रिलीफ़ होता है, फिर कुछ अर्से के बाद वो दवाई काम नहीं करती, फिर उसको डोज़ को बढ़ाना पड़ता है, फिर उसको 4 गुना करना पड़ता है। और बाज़ लोग तो कई ऐसे लोग हैं जो कि 30 गोलियां खाते हैं, तो फिर जाके उनको जो है वो हाजत होती है या डेफिकेशन करते हैं। तो ये जो है ना, ये कब्ज़ कुशा दवाइयाँ, उनका इस्तेमाल जो है वो बहुत केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि वो दवाइयाँ जो हैं वो फिर जो बड़ी आंत के जो पट्ठे हैं, बड़ी आंत के जो मसल्स हैं, उनको कमज़ोर कर देती हैं। और फिर ये कमज़ोर होते हैं तो फिर उनकी दवाई की मकदार और बढ़ानी पड़ती है, और इस तरह फिर वो फर्दर कमज़ोर हो जाते हैं और वो दवाई के बग़ैर उनको फिर हाजत नहीं होती और वो स्टूल पास नहीं कर सकते। तो एक ये चीज़ जो है इसको बड़ी ज़हन में रखना चाहिए। फिर बाज़ ज़हनी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें कि पेशेंट जो है उनको वो कब्ज़ हो जाती है या वो फ़ील करते हैं कि कब्ज़ है, तो उसका भी ख़्याल रखना चाहिए, उसका भी ट्रीटमेंट जो है वो करना चाहिए। तो कब्ज़ के लिए जैसे मैंने बताया इन शॉर्ट कि सबसे अहम चीज़ जो है वो है डाइट। और डाइट को जो आप अगर फ़ाइबर वाली डाइट रखेंगे, पोक वाली डाइट रखेंगे, तो विदाउट एनी सीरियस प्रॉब्लम, अगर सीरियस प्रॉब्लम कोई नहीं है तो फिर इन्हीं सिंपल चीज़ों से वो जो कब्ज़ है वो उसका इलाज हो सकता है।